सोनाली, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दिल्ली में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से अब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि राजधानी को यमुना नदी की विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। और अगर हम इसे आपको आसान भाषा में समझाएं तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दीवार कहाँ बनेगी। ये जो दीवार है वो रिंग रोड के किनारे मजनू का टीला से लेकर ओल्ड रेलवे ब्रिज तक बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई होगी करीब 4.72 किलोमीटर। यानी कि नदी के उस हिस्से को पूरी तरह से कवर किया जाएगा जहां से हर बार बाढ़ का पानी सबसे पहले दिल्ली में घुसता है। यानी कि सरकार की तरफ से पहले से इसको लेकर के तैयारी कर ली गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल जब भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है, पिछले साल भी हमें देखने को मिला था जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा था, और इसी तरीके से जो निचले इलाके लोग हैं उनकी भी सांसें उस बढ़ते हुए जलस्तर के साथ बढ़ रही थी। अब ऐसे में इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और सबसे पहले मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बाजार जैसे इलाके इससे प्रभावित होते हैं, और ये सभी इलाके लो लाइंग यानी कि नीचे स्तर पर हैं। इसीलिए पानी तेजी से भर जाता है और सड़कें, घर और पूरा ट्रैफिक सिस्टम ठप हो जाता है। अब इसी की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनकी परेशानी ना बढ़े, वो ज्यादा परेशान ना हो, और इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी ठप ना हो। बिल्कुल सोनाली, और ये बेहद अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों की जब मैं बात करूं, जब बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले थे, किस तरीके से निचले इलाके डूबते हुए नजर आए थे। अगर हम आप पुराने रिकॉर्ड आपको दिखाएं तो बात करें 1978 में भीषण बाढ़ आई थी, फिर 2023 में भी देखने को मिला था। यमुना में 208.66 मीटर का रिकॉर्ड स्तर छू लिया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। और 2025 का तो आप सभी को ही याद होगा, पिछले साल की ही बात है। 2025 में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया था। यानी साफ है कि समस्या हर कुछ साल में दोहराई जाती है और भविष्य में भी इसका खतरा बना रहेगा। तो अब सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार ने यह तय किया है कि अब सिर्फ अस्थायी इंतजाम नहीं बल्कि स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए एक मजबूत फ्लड जो है प्रोटेक्शन वॉल अब बनाई जाएगी, जो नदी और शहर के बीच एक ढाल का काम करेगी। इस दीवार के फायदे आखिर क्या होंगे? क्या फायदा होगा दीवार बनाने से? क्या फ्लड नहीं आएगा? उस पर देखते हैं। सबसे पहला फायदा होगा, बाढ़ का पानी शहर में नहीं घुसेगा, क्योंकि सोनाली 2025 का आप सभी को याद होगा, पिछले साल की बात है, किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भर गया था। उन लोगों को वहां से अब हटाया गया था, सभी लोग अपने घर छोड़कर निकले थे क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे। अब दूसरा फायदा भी आपको बता देते हैं, सड़कों और घरों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा इससे। तीसरा फायदा होगा, नदी किनारे कटाव यानी कि फिर इरोशन रुकेगा। और वही चौथा फायदा होगा, अवैध कचरा फेंकने पर भी रोक लगेगी। और पांचवा, यमुना नदी का इकोसिस्टम भी सुरक्षित रहेगा। अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। आखिर क्यों लिया गया है? क्योंकि अगस्त 2024 में एक जॉइंट फ्लड कमेटी ने इस पर स्टडी की थी, जिसमें पुणे के एक्सपर्ट्स ने इस पूरे मामले पर चर्चा की थी। आपको बता दें कि हाइड्रोलिक मॉडल और साथ ही डाटा एनालिसिस किया गया था और साफ कहा गया था कि इस इलाके में मजबूत दीवार बनाना ही सबसे बेहतर और लंबे समय का समाधान है। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। सरकार का लक्ष्य है कि इस पूरी दीवार को मॉनसून 2027 से पहले तैयार कर लिया जाए, यानी कि आने वाले 2 साल में इस पर तेजी से काम होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इस पर कहना है कि ये सिर्फ बाढ़ से बचाव का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इससे दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी, पर्यावरण बेहतर होगा और इसी के साथ साथ जो लोगों की जिंदगी है वो ज्यादा सुरक्षित बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से 2025 में यानी कि पिछले साल हमें देखने को मिला था, पानी भर गया था, लोगों की परेशानी बढ़ गई थी और लोगों को कैंप में रखा गया था। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अगर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता है तो हर साल जो बाढ़ का डर दिल्ली वालों को सताता है उससे काफी हद तक अब लोगों को राहत मिल जाएगी। और अगर कुल मिलाकर बात करें प्रिया, तो दिल्ली अब बाढ़ से लड़ने के लिए एक मजबूत और स्थायी कदम उठा रही है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले सालों में ये समस्या इतिहास बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से 2023 का हमने
हमने जिक्र किया 2023 में देखने को मिला था कि यमुना का जलस्तर बढ़ा था, जिसकी वजह से तब भी लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। 2025 की अगर बात करें तो उस समय भी लोगों की परेशानी बढ़ गई थी, खासतौर पर जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनकी समस्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी। और ऐसे में ये जो दीवार है कहीं ना कहीं वो सुरक्षा कवच आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में साबित होगी लोगों के लिए। बिल्कुल सोनाली, और ये बेहद अहम फैसला लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हालात जो हैं जब बेकाबू होते हुए नजर आते हैं, अस्थायी समाधान बार बार किए जाते हैं, स्थायी समाधान होगा तो डर का माहौल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये बात तो हमने सुरक्षा दीवार को लेकर कर ली है। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल से जनगणना का पहला फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें घरों और बिल्डिंग का डिटेल सर्वे किया जाएगा। इस चरण को हाउस लिफ्टिंग और साथ ही हाउसिंग सेंसस कहा जाता है। इसमें हर घर की बुनियादी जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस प्रोसेस के तहत सरकारी कर्मचारी और नियुक्त किए जाते हैं जो घर घर जाकर डाटा को एकत्रित करते हैं। वो ये जानकारी लेंगे कि घर पक्का है या फिर कच्चा है, इसमें कितने कमरे हैं, पानी बिजली की जो है फैसिलिटी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि फैसिलिटी है या फिर नहीं है, घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, घर में कितने लोग हैं। अब बात करेंगे सोनाली की पहले चरण में क्या खास होगा, क्या होता है पहले चरण में, क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि 16 तारीख से ये जो है पहला चरण शुरू हो जाएगा। देश के रजिस्ट्रेशन जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में की जाएगी और ये 30 दिन के लिए चलेगी। जनगणना का पहला चरण पूरे देश में लागू किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में इसकी शुरुआत 16 अप्रैल से हो रही है। पहले फेज में 16 अप्रैल से 15 मई तक एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के इलाकों में डाटा इकट्ठा किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस चरण में किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम या उम्र नहीं पूछे जाएंगे। पहले चरण में केवल घर, साथ ही इमारत, इन सभी की जानकारी ली जाएगी, कितनी तैयार है, कच्चा है, पक्का है, ताकि सरकार को शहर के बुनियादी ढांचे और साथ ही सुविधाओं की सही तस्वीर मिल सके। बिल्कुल, अब आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चरण होगा पॉपुलेशन काउंटिंग, जिसमें जनसंख्या से जुड़ी डिटेल्स जानकारी जैसे कि नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। और दूसरा चरण जो है वो 16 मई से लेकर के 15 जून तक दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में आने वाले इलाकों में ये पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि नागरिक ऑनलाइन जाकर खुद जनगणना प्रक्रिया पूरी वो कर सकते हैं। इसके लिए वो वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी जानकारी यहाँ पर साझा कर सकते हैं। और पूरी प्रोसेस के बाद एक 16 अंकों का कोड जनरेट होगा जो एम्यूनेटर को घर आने पर दिया जाएगा और एम्यूनेटर कोड के जरिए आपकी ऑनलाइन भरी हुई जानकारी का वेरिफिकेशन करेगा और पूछे जाएंगे इसमें 33 सवाल। पहली बार ऐसा होगा कि जनगणना का पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा। एम्यूनेटर के खास मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी इकट्ठा करेंगे और ऐसा करने के लिए 33 सवालों की लिस्ट भी तैयार की गई है जो नागरिकों से पूछे जाएंगे। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो गणकारों का सहयोग करें और सही जानकारी दें। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी बल्कि भविष्य में संसाधन के सही वितरण में भी आसानी आएगी। और जनगणना के आंकड़े देश की नीतियों, योजनाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया और आवास जैसी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती है। तो इसीलिए हम अपने दर्शकों से भी यह अपील करेंगे प्रिया कि अपनी जो जानकारी है वो सही जानकारी आप जो जनगणना पहुंचने, जो डेटा आप लेने वहां पर पहुंचेंगे, उनको आप अपनी सही जानकारी दें, सही डिटेल्स दें। इसीलिए ये जरूरी है कि हर नागरिक इस प्रक्रिया में एक्टिव होकर हिस्सा ले और साथ ही साथ अपनी सही जानकारी सरकार तक पहुंचाए और डेटा सही शेयर करे। बिल्कुल सोनाली, और ये जनगणना जो हो रही है देश के लिए हो रही है। अब जनगणना जो है अप्रैल में शुरू हो जाएगी, पहला फेज होगा। हमने जिस तरीके से आपको बताया 2 चरणों में ये जनगणना होनी है। पहले चरण में आपसे आपका नाम, उम्र और आपके घर में कितने सदस्य, ये सभी जानकारी नहीं ली जाएगी। ये जानकारी जो है दूसरे चरण में ली जाएगी। पहले चरण में केवल आपसे जानकारी ली जाएगी, आपके घर के बारे में, कच्चा है, पक्का है, तमाम जानकारी जो है ली जाएगी। फिलहाल हमने जो है बात जनगणना को लेकर कर ली कि कितने चरणों में होगी, किस तरीके से गणना
की जनगणना की जाएगी और किस तरीके से आपको अपनी सही डिटेल्स देनी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं बेहद अहम खबर के बारे में। दिल्ली सरकार ने रूफटॉप सोलर पैनल के बाद अब फ्लोटिंग सोलर पावर फार्मिंग से बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। इसके तहत झीलों, जलाशयों और साथ ही तालाबों में फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग की जाएगी और हालांकि यह परियोजना तेलंगाना और साथ ही विशाखापट्टनम समेत कई राज्यों में पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब दिल्ली में भी शुरू होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि पहली बार लागू किया जाएगा इसे दिल्ली में। सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे लगाने के लिए भी टेंडर जारी किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग के लिए ऊर्जा विभाग ने सबसे पहले बवाना पावर प्लांट के अपने ही कैंपस को चिन्हित किया है और पावर प्लांट में 4 एकड़ क्षेत्र में फैले दोनों तालाबों पर यह फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग की जाएगी। इन फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग के जरिए सीधे तौर पर कई मेगावाट बिजली उत्पादन का अभी लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2 से 3 मेगावाट। ठीक है, अब प्लांट के दोनों तालाबों को रोहिणी के STP प्लांट से ट्रीटेड वाटर पाइपलाइन के जरिए मिलता है और इस पानी का उपयोग पावर प्लांट में लगे सीधे तौर पर कंडेंसर के लिए किया जाता है और सरकार के मुताबिक पहले प्रोजेक्ट पर करीब कई करोड़ों रुपए लगेगा, यानी कि 5 से 6 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। हालांकि वास्तविक खर्च टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना खर्च इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा। जैसे कि पहले देखा गया था, ये विशाखापट्टनम में भी है, तेलंगाना में भी है। अब अहम होगा कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। जो बवाना इलाका है ये रोहिणी साइड पड़ता है और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और ये कितना लोगों को राहत देता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अब फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग से वाष्पीकरण भी होगा कम, यानी कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ प्रयोग सफल होने के बाद इसे दूसरे बड़े जलाशयों में भी लागू किया जाएगा। ये नेचुरल और साथ ही साथ आर्टिफिशियल दोनों तरह की झीलों और साथ ही साथ तालाबों में लगाए जा सकते हैं और इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग से तालाब के पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। अब ये सोलर पैनल के जरिए कुल 431 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये सोलर पैनल कुल 21,915 उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए हैं और नए सोलर पॉलिसी के तहत मार्च 2027 तक कुल 4500 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ पानी भी बचेगा। इसमें सरकार पानी के ऊपर फ्लोटिंग सोलर फार्मिंग का नया प्रयोग करने जा रही है और सोलर एनर्जी के उत्पादन के साथ साथ पानी की बचत भी इससे होगी। हालांकि ये देश में पहला प्रयोग नहीं है, जैसे कि पहले ही प्रिया ने ये बताया है कि तेलंगाना, विशाखापट्टनम समेत देश के कई शहरों में ये बड़े जलाशय, तालाब और झीलों में किया जा चुका है ये प्रयोग और इस प्रयोग का फायदा सिर्फ सोलर एनर्जी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पानी की भी बचत संभव है। साथ ही साथ सोलर पैनल के नीचे पानी होने से वो पैनल के तापमान को मेंटेन रखता है, जिससे सोलर एनर्जी उत्पादन की क्षमता 10% तक बढ़ जाती है। यानी कि अब ये तकनीक वो दिल्ली में भी अपनाया जाएगा। हालांकि तेलंगाना, विशाखापट्टनम की बात करें तो वहां पर पहले से इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में ये पहली बार होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोनाली, आपने सही कहा, ये तो समय बताएगा कितना फायदा मिलेगा। हालांकि केंद्र से अभी फिलहाल मंजूरी मिल गई है, इस पर काम शुरू हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत लगेगी। अब टोटल कितना खर्च होगा ये काम होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे लगता है जो दिल्ली वासियों के लिए बेहद अहम और अच्छी खबर है, क्योंकि टेंडर जारी हो चुका है और जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राहत तो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं सोनाली। और ये जो खबर रहने वाली है, ये ऐसी खबर रहने वाली है, एक्सप्रेसवे पर सालों पुराना मकान है। आखिर मामला क्या है, बात करते हैं और एक्सप्लेन करके अपने दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ही उद्घाटन किया, लेकिन गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मंडोला गांव से एक 28 साल पुराना 2 मंजिला मकान इसके मुख्य रैंप के बीच में आ रहा है। इसी वजह से पूरा इंटरचेंज पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया।
ये रैंप इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से ट्रैफिक नीचे उतरकर बात की जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे नेटवर्क से जोड़ता है। अब विवाद की आखिर जड़ क्या है, आखिर क्यों हम इस मकान की चर्चा कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मामला 1998 की हाउसिंग स्कीम से शुरू हुआ था। जमीन अधिग्रहण पर कुछ लोग सहमत हो गए, लेकिन इस परिवार ने कोर्ट में चुनौती दे डाली। कोर्ट स्टे और बाद में बात की जाए तो प्रशासनिक फैसलों के कारण जमीन का मालिकाना मुआवजा विवादित में रहा। परिवार की मांग है कि उन्हें आज की कीमत के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और एनएचआई का अब क्या कुछ कहना है ये भी जरूरी हो जाता है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन जरूरी है, इसलिए वैकल्पिक रोड बनाई जा रही है। और अभी क्या हो रहा है, आखिर क्या वैकल्पिक रोड बना ली गई है, इस पर भी बात करेंगे। तो मकान के पीछे से एक अस्थायी सर्विस रोड बनाई जा रही है ताकि उद्घाटन हो सके, और उद्घाटन तो वैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ही दिया। अब उद्घाटन हो गया है, लेकिन मुख्य रैंप जितनी चौड़ी या फिर क्षमता वाली नहीं होगी। इससे शुरुआती दिनों में ट्रैफिक मैनेजमेंट पर दबाव रह सकता है, और इसका असर क्या होगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। ट्रैफिक फ्लो कमजोर हो सकता है, खास तौर पर देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए। वहीं पर इंटरचेंज अधूरा रहेगा, पूरा फायदा तुरंत नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कोर्ट केस जोखिम भरा भी है। अगर फैसला देर से आया तो डिजाइन फिर बदलना पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्ट कास्ट और समय दोनों ही इसमें बर्बाद होंगे। ये सामान्य लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट केस बन गया है। तो बड़ी बात क्या है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। ये केस दिखाता है कि भारत में बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण और लंबित कानून विवाद होते हैं। एक अकेला मकान भी पूरे एक्सप्रेसवे के डिजाइन और साथ ही साथ संचालन को प्रभावित कर सकता है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, लेकिन सिर्फ एक घर जो है वो विवाद का जड़ बना हुआ है। आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का डिजाइन बदला जाएगा और क्या फिर से इसका निर्माण होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बात देखने वाली भी होगी। बिल्कुल सोनाली, और फिलहाल ये जो घर है काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हम घर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्रेसवे के साइड में आपको घर की तस्वीर भी नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले में फैसला सामने आता है और आने वाले समय में किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, क्या चेंजेस किए जाते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल ये घर विवादों में बना हुआ है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अभी फिलहाल इसी के साथ सोनाली खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद अस्पताल में से एक एम्स की, जहां इलाज के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। लेकिन यहां अब तक एक बड़ी समस्या जो है सबसे ज्यादा क्या सामने आ रही है, डॉक्टरों की कमी। अब सोचिए जरा, जिस अस्पताल में देशों से लोग आ रहे हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी है। इसी भी अब बात करने वाले हैं हम कि किसी भी अस्पताल की असली ताकत कौन होता है। बात की जाए डॉक्टर होते हैं, जनता किस पे निर्भर है, डॉक्टर पर। मरीज जो है पहुंच रहा है किसके लिए, डॉक्टर के लिए। अब बात की जाए यानी वो डॉक्टर जो दिन रात मरीजों का इलाज करते हैं, ओपीडी संभालते हैं, इमरजेंसी देखते हैं और सर्जरी में मदद करते हैं। इन्हें अस्पताल की बैकबोन कहा जाता है। लेकिन समस्या आखिर क्या है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में ही डॉक्टरों की आखिर क्यों कमी है, क्यों इतने पद खाली पड़े हैं। कुल पद 1306, फैकल्टी पदों में 452 खाली है, और यानी कि करीब 35% डॉक्टर नहीं है। और ये बेहद जो है चिंताजनक विषय है सोनाली कि आज एम्स में जो है इतनी भारी तादाद में मरीज पहुंचते हैं और कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी वाले लोग एम्स की ओर रुख करते हैं। भरोसेमंद अस्पताल है और यहाँ पर इतनी कमी होना चिंताजनक है। अगर बात कर ले सीनियर रेजिडेंट के तो 530 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। नॉन फैकल्टी में भी लगभग 18% सीटें खाली हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पिछले 3 सालों में 42 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। अब इसका असर क्या हो रहा है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिलती है। सर्जरी के लिए महीनों की वेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इमरजेंसी सेवाओं पर भी दबाव होता है और इलाज में भी देरी होती है, क्योंकि मरीज तो कम नहीं हो रहे हैं। मरीज तो हमेशा देश के हर एक कोने से
यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं। एम्स में हर दिन हजारों लोग इलाज के लिए देश के कोने कोने से पहुंचते हैं और यही हाल जो है वो दूसरे बड़े अस्पतालों का भी है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। यहाँ पर 204 रेजिडेंट डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिनमें से 62 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। आप सोचिए, अगर डॉक्टर कम होंगे तो मरीज यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो इसका असर क्या पड़ेगा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। इसका जो सीधा सीधा असर है वो मरीजों पर पड़ेगा। कई बार मरीज महीनों तक सर्जरी का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे अस्पताल नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें एम्स पर भरोसा है। वो एम्स में ही इलाज करवाना चाहते हैं। और एक बड़ा असर जो है, एम्स सिर्फ इलाज ही के लिए नहीं है, बल्कि मेडिकल एजुकेशन और साथ ही साथ रिसर्च का भी बड़ा केंद्र है। जब फैकल्टी कम होंगे तो पढ़ाई और रिसर्च भी प्रभावित होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ज्यादा दबाव कहाँ पड़ रहा है। आपको बता दें कि लंबे ड्यूटी घंटे हो जाते हैं, बेहतर मौके बाहर मिलता है और साथ ही साथ समय पर भर्ती नहीं होता है, और ये सब वजहें हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर जल्दी ही इन खाली पदों पर भर्ती नहीं होती है तो देश के सबसे बड़े अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित होंगी। और एम्स, जहां पर देश के हर एक कोने से लोग आते हैं और लोग चाहते हैं कि किसी और अस्पताल में ना जाएं, बल्कि वो एम्स में ही इलाज करवाएं। अब ऐसे में जब एम्स में ही डॉक्टरों की कमी है, सीट्स खाली है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये जो पद हैं वो भरे जाएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि मरीज जो है वो घंटों इंतजार करते हैं और कई बार तो महीनों तक अपना इलाज भी नहीं करवा पाते, क्योंकि वो सिर्फ एम्स में ही अपना इलाज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ सर्जरी भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि सर्जरी के मामले में अगर बात करें प्रिया, तो लोग एम्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, एम्स के डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब डॉक्टरों की कमी है और सवाल यही है कि आखिर कब तक इन पदों को भरा जाएगा। और साथ ही साथ जो रिसर्च यहाँ पर होती है, पढ़ाई भी होती है, वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं, रिसर्च करते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक इन पदों को भरा जाएगा और मरीजों की परेशानी जो है वो दूर होगी। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम के बारे में, जहां अब मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तेज गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली में अब दिन काफी गर्म होने लगे हैं। राजधानी में तेज धूप रहेगी और साथ ही साथ आसमान भी लगभग अब साफ रहेगा। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, हालांकि हल्के बादल बीच बीच में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज बारिश के कोई भी आसार नहीं है, यानी कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी आज देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और साथ ही लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि धूप काफी तेज रहेगी। तापमान बढ़ता हुआ अब लगातार नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान करीबन 40 डिग्री तक पहुंच सकता है और आने वाले कुछ दिनों में ये और बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। मतलब यहाँ पर साफ है कि अब दिल्ली में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हवाएं चलेंगी, लेकिन राहत कम। आज 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन इन हवाओं से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। यानी कि गर्मी अब तेज होती हुई नजर आएगी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जिस तरीके से पिछले दिनों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, अब भूल जाइए, बारिश दूर दूर तक अब नजर नहीं आने वाली है और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब ये बात तो हमने मौसम को लेकर कर ली कि मौसम में कितने चेंज होंगे। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि तेल कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम तय करती हैं। तो आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि क्या दाम है और क्या बदलाव हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि जो दाम है, दिल्ली में पेट्रोल 94.77 पर लीटर, डीजल 87.67 पर लीटर, सीएनजी 77.09 पर केजी। नोएडा में 94.74 पर लीटर, 88.00 पर लीटर और साथ ही सीएनजी है 85.70 पर केजी। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 95.36 पर लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो 88.09 पर लीटर के हिसाब से और सीएनजी की अगर बात करें तो 82.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत क्या है वो लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी के दाम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी जो चमक है जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से घटती भी है। सोने के भाव की अगर बात करें तो ये है 1
52,840 रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से। और चांदी की कीमत क्या है प्रिया, वो भी दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, चांदी की कीमत है 2,50,000 पर केजी और सोने के दाम जो है 1,52,840 24 कैरेट में है ये प्रति 10 ग्राम। तो ये सोने चांदी के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज सोनाली देखा जाए तो सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी के दामों में हल्की गिरावट देखी गई है।